जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर के हिंदी की क्लास। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएसआई के लिए यानी आने वाले एग्ज़ामों में भी ये आपकी मदद करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। और पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सिंदूर में संधि कौन सी है। तो अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आप करेंगे सिंधु प्लस उर्मी। तो सिंधु प्लस उर्मी जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी आपका छोटा ऊ है और यहाँ पे भी आपका छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना देगा, अर्थात यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह दीर्घ संधि होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि हल्का सा आपको दिख रहा होगा, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इस खड़ी बोली के कई नाम हैं। इसको कौरबी भी कहा जाता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर सिर्फ गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता तो यहाँ गांधी जो वर्ड है वो हमारा वैसे तो व्यक्तिवाचक है लेकिन जातिवाचक होना चाहिए, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की ओर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिए गए सही वाक्य का चयन करें। तो देखते हैं, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो यहाँ पर थी से पता हो गया कि यह भूतकाल की बात है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन भूतकाल के हैं, लेकिन रही थी तो इसका सही आंसर होगा अपूर्ण भूतकाल। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को शामिल किया गया। तो आपको पता होगा कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। एक आपका छा है, एक आपका त्रा है, और एक आपका श्रा है, और एक आपका ज्ञा है। तो यहाँ पर अगर हमको जो प्रश्न पूछा गया वो श्रा पूछा गया। श्रा का निर्माण सा और रा से हुआ। छा की बात करेंगे तो इसका निर्माण का प्लस शा से हुआ है। ऐसे ज्ञा की बात करेंगे तो इसका निर्माण जा प्लस वा से हुआ है। हलंत की बात करेंगे तो सभी में पहले ही लगेगा। त्रा की बात करेंगे तो ता प्लस रा से हुआ है। इसका सही आंसर है सा और रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थात बुरी संगति में कलंक लगता है, यानी जैसा आचरण व्यवहार करने वालों के साथ में रहेंगे वैसी ही संगति आप में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में है, यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव की बात आती है तो यथासंभव में समास है हमारा अव्ययी भाव। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संग्रहालय का संधि विच्छेद है। तो संग्रहालय का संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पूजनीय वर्ड लिखा हुआ है, इसका शुद्ध होता है पूजनीय। अगला देखेंगे, इसी में जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कवयित्री, ये कई बार पूछा गया। तो कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। अगला प्रश्न, अगला इसी में जो विकल्प दिया गया वो तदोपरांत दिया गया। तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ये सारे आपको शुद्ध बताएंगे, जबकि अंताक्षरी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न की बात करेंगे तो इसमें सही आंसर है हमारा प्रति। क्या होगा हमारा सही आंसर? प्रति। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि इसको सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में पहले तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो नंबर 1 पे तो लिखा हुआ है कि भारतीय गांवों के, तो भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को, तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय गांव आया, फिर सुधार आया, यानी रा आया है।
तो रा हमारे दो ऑप्शन में, एक बी में है और एक सी में है। आगे देखते हैं, सुधार के लिए अभी तक, अभी भारत सरकार और राज्य सरकार, तो यानी या और ला आएगा। तो इसका सही आंसर होगा रा या लावा, यानी भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ यदि कटहल होता, क्या होता? कटहल होता तो उसका कंठफल हो जाता, लेकिन यहाँ कटहरा लिखा हुआ है तो ये काष्ठ ग्रह का तत्सम रूप, मतलब इसका जो तत्सम होगा वो काष्ठ ग्रह होगा, और ये काष्ठ ग्रह का तद्भव रूप लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इसमें पुस्तक शब्द क्या है? तो यहाँ पर रमेश की पुस्तक, अर्थात यहाँ पर ये विशेष्य है आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, सलमा घर जाती है, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें एक ही आपका देखेंगे तो करता है, और बाकी ये आपको जो है वो जैसे घर लिखा हुआ, जाति लिखा हुआ, यानी क्रिया लिखी हुई और उसके साथ में एक वर्ड घर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कर्ता और विधेय दो ही शब्द हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो औपचारिक में देखेंगे, औपचारिक में इक प्रत्यय हमारा होगा, जैसे दैनिक वर्ड होता है तो उसमें भी क्या होगा? इक प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। तो तुम तुम्हारा काम करो, यह गलत है। तुम तुमका काम करो, यह भी गलत है। तुम तेरा काम करो, यह भी गलत है। तुम अपना काम करो, यह बिल्कुल शुद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ। तो लाल पीला होने मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन वर्ड लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर समुच्चय बोधक होगा, और समुच्चय बोधक में भी क्या होगा? ये आपका अव्यय समुच्चय बोधक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न में कहा गया है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि के विलोम की अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा नहीं है? तो तारीख वर्ड जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जबकि बाकी सब हम देखेंगे तो बाकी सारे हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं, देहात, चश्मा और सिफारिश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो कामदेव का पर्यायवाची बिडौजा होगा। और इसमें जो आगे वर्ड लिखा हुआ है, अस्म पत्थर का होता है, और ये मार भी, और ये पिशुन ये आपका यानी आपका उसका होता है, कौवे का होता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो जब कहीं भी दूरी की बात करेंगे तो वहाँ हमेशा अपादान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव शोक होगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। शोक जो है वो करुण रस का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऊपरी दिखावे के लिए जो एक शब्द होगा वो औपचारिक होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, और इसका जो विकास क्रम है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आपका हिंदी है। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो लिखा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उसका भाई सेक्रेटरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका विवाह
ना हुआ हो, अर्थात अपरिणीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेरी बरछी ने बर छीने हैं। यहाँ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो पंक्ति में अलंकार होगा वह हमारा यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक जैसे दो वर्ड आए और दोनों के ही अपने अपने अर्थ हैं। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन कौन से रोग दूर होते हैं? तो ये हमारा एक पैराग्राफ दिया गया, उसको हम पढ़ेंगे तब इसका आंसर करेंगे। अगला देखते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा? तो ऐसा जब भी कभी आता है तो उसकी हमेशा मात्राएं लगाइए। तो इसमें देखेंगे तो इसमें आपकी दो मात्रा है, एक है एक है एक 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 दो एक एक दो दो। काउंट करते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 और 2 16। तो पहले चरण में कितनी हो गई? 16 मात्राएं। अगले में देखते हैं, एक 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 दो दो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, अर्थात यहाँ पर पहले और दूसरे चरण में 16 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यह आपका जो है वह 16 मात्राएं जहाँ पर होती वह आपका क्या होता है? वह आपकी चौपाई होती है। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में, क्रोध को काबू में, ये भी आपका ऊपर प्रश्न है पैराग्राफ से, शांत रहने की प्रक्रिया में, ये भी आपका पैराग्राफ है। कौन सा शब्द बायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो बायस का समानार्थी शब्द जो है वह एकाक्ष भी है, काक भी है और काक भी है, हरित वर्ड नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। इसका सबसे बड़ा कांड अगर पूछा जाता है तो वह बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड अगर पूछा जाता है तो वह हमारा कौन सा है? वह हमारा किष्किंधा कांड है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वह देखते हैं, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो ये भी हमारा पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ को हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, क्या हम क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था में रखें कि हाँ मुझे शांति रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना, और ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता कदम चूमेगी। और इसको आगे पढ़ेंगे। यदि रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर हम अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो ये बड़ा पैराग्राफ था। इसमें पूछा गया उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसका सही आंसर होगा शांत रहो और सुखी रहो। अब इनके जो पैराग्राफ के और प्रश्न हैं उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओजस्वी चेहरे जो होते हैं वहाँ पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। आगे और भी देखते हैं। अगला जो प्रश्न था वह था, ये पैराग्राफ से ही है, कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो अभी पढ़ा है कि उसमें हमको क्या करना चाहिए? डायरी पर लिखे हुए अनुभव को पढ़ना चाहिए कि हमने पहले क्या क्या गलतियां की हैं। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो ये
पाचन क्रिया से जुड़े जो रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और इसमें ये भी अभी अभी आपको बताया, पाचन क्रिया से जुड़े रहते हैं रोग। और इस तरीके से ये हिंदी का जो हिंदी के प्रश्न थे या पूरा जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।